अगर लिखना ही है तो इस धरा को धाम लिख डालो, भजन और संग से गुंजित मधुर से शाम लिख डालो। स्याही खत्म हो जाए कलम के जिस्म से तो फिर, स्याही खत्म हो जाए कलम के जिस्म से तो फिर, डुबो कर लेखनी को रक्त में श्री राम लिख डालो। बिहार में फिल्मों के माध्यम से कुछ लोगों को मैं रोजगार देना चाहता हूँ, और ये समय बताएगा कि मैं कितने लोग को लाभान्वित कर पाया, कितने लोग के दहलीज जो कदम उठ रहे थे सूरत लुधियाना जैसे बाहर जगहों जाने पे, के लिए। उनकी बैग को मैं बिहार में ही रोक दूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आपका स्वागत है विविड टॉक्स पे। कुछ नया सीखने की चाहत हर बार शायद आपको यहाँ लेके आती है, और हमारी चाहत ये रहती है कि हम हर बार आपके साथ कुछ नई जानकारी, कुछ नया अनुभव और कुछ नई चीज़ें साझा कर सकें। इसी चाहत के साथ आज फिर हम एक बार आपके साथ हैं, और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, या आज हम जिन्हें अपने सेट पे लेके आए हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो बिहार से ही हैं, और बिहार में भी वो औरंगाबाद से हैं। पर जो अच्छी चीज़ है वो ये, सीखने योग्य चीज़ ये है कि बिहार औरंगाबाद जैसी जगह से निकलकर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक मुकाम बनाया है। शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, प्लस उनका बहुत सारा अपना एक पीआर वगैरह का भी कुछ काम है, और मल्टीपल चीज़ों में वो हैं और इंगेज, और उनकी सिर्फ एक चाहत है कि बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार कैसे उन्नति करे, क्यों, कैसे बिहार के लोगों को हम बिहार में रोकें, बिहार का टैलेंट बाहर ना जाए। इतनी नेक सोच, इतनी अच्छी सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति आपके बिहार में काम कर रहा है, तो मेरा, आपका या हर किसी का एक फ़र्ज़ है कि हम उनको आगे ज़रूर बढ़ाएं और उनके प्रयास को सफल ज़रूर करें। तो इसी विचार के साथ मैं आज स्वागत करती हूँ अपने सेट पे रोहित कुमार जी का, जो कि आर राजदूत के नाम से फेमस हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आर राजदूत जी। बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम आपको श्रद्धा जी। नमस्ते। अब पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूँगी कि ये राजदूत क्यों है, आर राजदूत? ऐसा बहुत पहले मेरा ये मानना था बचपन में ही कि ऐसा नाम रखा जाए कि जो लोग थोड़ा सा हंसे भी और सोचे भी और थोड़ा सा अदब के साथ बोले। जैसे घर का नाम विक्की, तो घर में कोई बोल दे विक्किया, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो ऐसा नाम ही रख दिया कि थोड़ा सा वो रुक करके बोले। और इस नाम के पीछे एक रीज़न भी है कि मैं जातिगत नामों को अपने नाम में जगह नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विज़न रहा है कि इन सब चीज़ों से बिहार उठे और हम बिल्कुल सभी आगे बढ़े। ज़रूरी भी है। हाँ, हाँ, यही चीज़। तो इसी वजह से आप राजदूत हैं। कौन से राजा के दूत हैं आप? आ, मैं अपने बिहार के राजदूत हूँ। आप बिहार राज्य के बिहार राजदूत हैं। जी। ये अच्छी बात कही है आपने। चलिए, अच्छी बात है। अब मेरा राजदूत वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स एक्चुअली आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, और ये बताएं कि आपने जो ये जर्नी शुरू की है, आपका बचपन, आपका परिवार, परिवार का साथ, दोस्तों का साथ मिला नहीं मिला, कहाँ से शुरुआत करी थी आपने, कैसे आप बायोलॉजी के क्लास से फिल्म मेकिंग में आ गए। ये थोड़ा अगर आप अपनी जर्नी एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को, जो कम से कम इस लाइन में आना भी चाहते हैं, उनको कम से कम एक मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहते हुए भी पीछे खींचती है, जी। पर मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने बारे में विस्तार से बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ सकें। अगर आप बचपन की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बिहार के जो ये लकीरें बिहार झारखंड के बीच में, मेरे जन्म के बाद 1997 का जन्म है हमारा, और 2000 के अराउंड में दोनों राज्यों के बीच में एक लकीर खींची गई थी कि आप अलग अलग हिस्सों में बट गए। माँ हमारे
झारखंड राज्य से और बाबूजी हमारे बिहार राज्य से। बड़ा ये अजीब लग रहा कि हमारे जन्म के बाद तुरंत ही ये चीज़ें लकीर खींची गई, और आज मैं जब भी बिहार का जिक्र करता हूँ तो झारखंड भी शामिल होता है, संपूर्ण बिहार मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है। और मैं सबसे पहले बचपन में नाना नानी जी के करीब रहा। नाना नानी हमारे बहुत नेक दिल इंसान रहे हैं, और काफ़ी आज इस दुनिया में नहीं हैं वो दोनों। नाना जी सर्विलेंस इंस्पेक्टर रहे हैं और वो बहुत अच्छे लेखक हैं। उनकी एक बचपन की शेर रही है कि पढ़ता है वही जिसमें पढ़ने की ललक होती है, पढ़ता है वही जिसमें पढ़ने की ललक होती है, जीवन में क्या करेगा क्या ना करेगा उसमें बचपन से ही झलक होती है। वाह। शायद वो इस बात को लेकर के इशारा कर रहे थे कि कुछ खास बात है तुम में। वाह। इसी तरीके से झारखंड पलामू जिला में पांकी नानी जी का गांव हुआ। ओके। वहीं पे रहना हुआ। जी जी। फिर उसके बाद पढ़ाई को लेकर के अपने शहर औरंगाबाद में ही बायोलॉजी क्लास तक सफ़र एज ए 1 to 1 करते करते बायोलॉजी इंटर इस तरीके से हुआ। और उसी दरमियान मनु सिंह हमारे दोस्त मिले जी। इस बात से अनजान थे कि कभी हम लोग आगे चल के काम करेंगे साथ में। हाँ। उसी दरमियान वीरेंद्र थे, ये सारे बायोलॉजी क्लास के अच्छा। साथ में पढ़ रहे थे घर के ही पड़ोसी भाई नागेंद्र थे। हम लोग इस बात से अनजान थे कि आगे क्या करने वाले थे। अलग अलग चीज़ों में हम लोग लगे हुए थे, इन्वॉल्व थे। उस दरमियान बायोलॉजी की क्लास यानी कि साइंस के छात्र रहे थे हम लोग। हमने ये शेर पढ़ा कि जिम न जा सका तो योग कर लेंगे, जिम न जा सका तो योग कर लेंगे, वो मेरी हो न सकी तो क्या गम है यारो, हम तो साइंस के स्टूडेंट है, प्रयोग कर लेंगे, कहीं और प्रयोग कर लेंगे। और ये लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर लिया आपने। और उसके बाद जब मैं स्टडी के दौरान था तो जिस संस्था में सन ब्राइट कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ रहा था तो वहीं के भरत सर ने कहा कि तुम रोहित माइकिंग करोगे। हम बोले क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने ना नहीं बोला। तो मुझे माइकिंग के बारे में जानकारी नहीं था। तो बोले क्या करना है, तो वो प्रचार करना है संस्था का। अच्छा। वो एक माइक दिए, पूरा सेटअप दिए, हमने प्रचार किया। वो प्रचार कमाने का साधन बन गया, एक जरिया बन गया। और उसी प्रचार से अपना वॉइस सेल करके तनिष्क ज्वेलर्स हों या फिर कोई भी हैं, आज राजनीतिक पार्टी के कोई भी अगर शहर में आ जाए तो सारा माइकिंग संभालना मेरा काम है। ये आपका काम है। हाँ, लोग याद करते हैं। ये आप औरंगाबाद में करते हैं। हाँ। इन्हीं सब चीज़ों से आगे होते हुए फिर मुझे लगा लॉकडाउन में लोग बैठे रहें, ऐसा लगा कि क्या किया जाए यार, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि कुछ बेहतर हो। बड़ा अजीब सा दौर आ गया है। तो उसी दरमियान अंकित गुप्ता और राहुल जयकर एक दोस्त थे, वो अक्सर बर्थडे वीडियो बनाने को लेकर के एफर्ट लगाते थे कि बर्थडे बोलिए, हमारे नाम का शायरी जोड़ करके बोलिए, बर्थडे वीडियोस। हाँ। अच्छा। मैं वो बनाने लगा और उन लोगों को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या ही पैसा लेना है, मैं बना दिया, लोग को अच्छा लगने लगा। फिर मैं और राहुल जयकर बैठा और अंकित गुप्ता बैठे अपने ही शहर से। मैंने बोला कि भाई क्यों ना एक शुरुआत की जाए ओपन माइक की। वो हमारे जहन में था, चल रहा था पहले से। तो वो लोग किसी कारणवश साथ हैं और शुरू करने से ही पहले वो पीछे हटे। अच्छा, शुरू से पहले ही पीछे हटे। हाँ। लेकिन जो पीछे हट जाते हैं वहाँ पे मैं डट जाता हूँ कि आखिर क्या बात है कि डर करके वो पीछे हट गए, मुझे यहीं से डटना चाहिए। और मैंने निर्णय लिया और चारों तरफ से इकट्ठा करके हमने एक स्टूडियो औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज मोड़ के पास है, अभीर मार्केट में, विजय सर से हमने बात किया कि हम आपके यहाँ एक ओपन माइक सेटअप डालना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ओपन माइक सेटअप क्या होता है, ये तो जाना पहचाना चीज़ नहीं है, जानकारी नहीं। हाँ। तो मैंने बोला कि बस देखिए,
शहर के काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया, क्योंकि उस वक्त तक 2021 तक हमने काफ़ी पहचान बना लिया था। कोचिंग का एडवर्टीजमेंट, राजनीतिक पार्टी का, सभी लोग से जुड़े हुए थे। संस्कार भारती में 2011-12 से मैं लगातार रहा संस्कृति गतिविधियों में। वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर आगे बढ़ते गए। एक ओपन माइक हमने बनाया, खुद से ही माइक उठाया। माइक का बड़ा अहम रोल था। जैसे यहाँ माइक से पॉडकास्ट, कॉन्फिडेंस आया था। हाँ, आज यहाँ तक भी पॉडकास्ट में भी माइक है। ठीक है, आवाज सुनाने के लिए हाँ, जरूरत पड़ती है। मैंने खुद से ही माइक उठाया, पूरे शहर को इन्फॉर्म किया, यू आर मोस्ट वेलकम इन द वर्ड जंक्शन। द वर्ड जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। द वर्ड जंक्शन एक ऐसा ओपन माइक प्लेटफॉर्म जहां आप अपने दिल की बात, कहानियां, कविताएं, शायरी कह सकते हैं। अगर आप दिल टूटे आशिक हैं तो जान मत दीजिए। वर्ड जान जंक्शन देने आई। से बेहतर है कि आप उस दर्द को कहीं बयां कीजिए। आइए द वर्ड जंक्शन पे। ऐसे करके हमने शहर में बताया, लोग समझे। अभी पहले ही दफ़ा कुमार शानू मौर्य मिल गए, एक बहुत ही अच्छे लेखक। और फिर एक उस वही पर्ची जो था मैं पूरे शहर में फैलाया। फैलाने के बाद एक कॉल आया अभिषेक का, जो माँ पे बहुत अच्छे कविताएं पढ़ते हैं। फिर उसी दरमियान मिल करके ओपन माइक किया, सभी को आमंत्रित किया, लोग जाने समझे। ओपन माइक में एक शेर हमने पढ़ा कि रंग से भले काले हैं मगर दिल के बड़े दिल वाले हैं। पलक झपकते हैं दिल चुरा लेते हैं, क्योंकि औरंगाबाद के रहने वाले हैं। वाह। और ये शेर इतना वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे कि कई एक लोग तक जोड़ दिया। लोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भी कनेक्ट करने लगे कि क्या ये मेरे शहर का है। तो अच्छा, महाराष्ट्र में जो हाँ, औरंगाबाद है वहाँ से। भी एक शहर है। तो मैंने बोला कि जी ये बिल्कुल आपके भी शहर का हो सकता है, बस आप इसे मानिए। और फिर ये शेर आज जो कई एक फिल्म जो लिख करके लगातार दे रहे हैं, रवि गुप्ता तक यही शेर पहले ही बांध दिया, जोड़ दिया। ये प्रकृति की नियति थी कि उनके साथ मुझे आगे चलना बढ़ना है। था। हाँ, वो पहले ही ईश्वर ने अपना प्री प्लान तैयार किया था। नंदिनी गुप्ता भी आई मंच पे, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं वो, कवयित्री हैं हाँ, अच्छी। बहुत बहुत ही ढंग के। सरोज बाला सिंह, अलग अलग हिमांशु भाई आए। हिमांशु चक्रबानी जी जब आए तो कई एक लेखक को मंच तक लेकर के आए और सब लोगों ने एफर्ट लगा दिया। जज्बात भाई आए, जो आज रॉन्ग नंबर शॉर्ट फिल्म में दिल्ली में प्यारी वर्षा जी के साथ काम किए हैं, हमारे ही शहर से हैं मिस्टर जज्बात। और ये वहाँ से हम लोग ओपन माइक किए। ये ओपन माइक का सिलसिला ऐसे ही चलता गया। और सबसे अच्छी बात कि ओपन माइक में मैं किसी से फ़ी नहीं लिया। आग्रह किया कि कुछ डोनेट कीजिए ताकि मैं इसको आगे लेकर के चलूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आग्रह ना किया। नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं किया कि ऐसा इसलिए कि ताकि वो ये दाग ना लगा दें कि आप कुछ कमाने का बैठे। जरिया हाँ, लेके बैठे। ऐसा नहीं है। कंपल्शन नहीं मैं था जो इसलिए। प्रचार से कमाता था, ठीक है, प्रचार से पैसा कमाता था, अपना ऑडियो जो है उसे सेल करता था और उसका पैसा टोटल इधर रोटेट कर देता था। घर पे क्या है क्या नहीं है, मेरे माँ बाबूजी का बहुत सहयोग रहा है कि वो कभी कहने नहीं गए कि तुम दो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ठीक है। अच्छा, आपने जो ये बात कही कि माँ बाबूजी का बहुत सहयोग रहा है, तो ये जो जैसे आप फिल्म लाइन में आए, ठीक है, ओपन माइक करना या जो भी है, तो जब जाहिर सी बात है आपने कहा कि हम कमाने नहीं बैठे थे, हम कंपल्शन भी नहीं था कि फ़ी दो या कुछ भी। और कंपल्शन अगर होता भी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आ जाता। तो परिवार आपका कहाँ तक सपोर्टिव रहा ओपन माइक से लेके फिल्म प्रोडक्शन तक में जो आप उतरे हैं वहाँ में? परिवार कहाँ तक सपोर्टिव रहा और किस तरह से लोगों ने आपकी हिम्मत को बांध के रखा? परिवार इस तरीके से सपोर्टिव रहा कि मुझे जो करना है वो उन्होंने करने दिया, उन्होंने रोका नहीं। बस एक बोला कि यार थोड़ा समय पर देख लेना, जो हर माँ पिता जी का एक ख्वाहिश रहता है। मैंने कहा कि शायद ये चीज़ से आप वंचित भी रह जाएं, आगे बढ़ना होगा मुझे इन सब चीज़ों को लेकर के,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपने सराउंडिंग एरिया में किस तरह का गाने बज रहे हैं। मैं किसी भी भाषा पे तंज नहीं कस रहा हूँ, मगर किस तरीके का गाना बजाया जा रहा है, ऐसे बजने चाहिए, नहीं बजने चाहिए। तो वही मैंने सोचा कि मैं गलत ट्रैक पे तो ना जाऊं। और अलग एक बात और कि सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया कि स्टेज एंकरिंग भी करना शादियों में जा कर के, और वहाँ से भी अर्न कर लेना और पूरा पैसा इधर लगा देना। घर के खर्चों से मेरे माँ पिताजी हमेशा अनजान रखें। वो बोले कि उनको जो करना है करने दीजिए, अपने घर वो संभाल हाँ लेंगे। वो संभाल रहे हैं। इस बात का बहुत शुक्रिया माँ बाबूजी का, और इस सृष्टि में तो उन्होंने ही लाया है ना। मैंने लिखा कि उस दरमियान कि मेरा दिल टूट जाए और मैं मर जाऊं, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। मेरा दिल टूट जाए और मैं मर जाऊं, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। अरे तू तो नहीं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी है। वाह, बहुत बढ़िया। ये है टर्निंग पॉइंट। और ओपन माइक में सारा अरेंजमेंट करते हुए मुझे ऐसा लगा कि अब बढ़ना चाहिए फिल्मों की ओर। उस वक्त रवि गुप्ता ने कहा कि 22 जनवरी को लेकर के रामलला जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उस पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था। तो बोले यार बहुत अच्छा है, लेकिन ओपन माइक से रिलेटेड कैमरा है, लेकिन फिल्मों से रिलेटेड कैमरा नहीं है। क्यों लगा आपको कि फिल्मों की ओर बढ़ना चाहिए? ऐसा मन में भी था फिल्मों की ओर बढ़ने कोई को लेकर खास रीजन, कोई खास वजह है इस चीज़ की? एक नई दिशा में चलने का। फिल्में तो कब से मतलब बनते आ लगा रहे कि अब हमने ओपन माइक बहुत कर लिया, हैं। हाँ, अब कुछ नया करना कुछ हो नहीं चाहिए। रहा था ओपन माइक से। हाँ, कुछ हो नहीं रहा था, तो अब कुछ नया सच तो करना यही है। चाहिए। हाँ, हाँ। तो वहाँ से उन्होंने बताया, और प्रभु श्री राम जी का ये मंदिर बनना भारत की भूमि पे ये बहुत बड़ी जीत थी। और लगा कि हम क्यों ना अपने तरफ से एक सफल प्रयास करें। तो हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाया झारखंड के ढक्चा सलैया में जाकर के, जहाँ पे बोहनी फिल्म वहीं पे शूट किया गया है। और उस फिल्म का बनने के बाद काफ़ी प्रेरणा मिली कि हाँ इन सब चीज़ों में चला जा सकता है। फिल्म बनाने को लेकर के मेरे पास कैमरा नहीं था। हमारे जो एंकरिंग करते थे, जिन सिंगर्स के साथ जो भी थे, असली गाएं या फिर कैसे भी गाएं, जो लेकिन सिंगर्स थे, वहाँ से मैं आया हूँ तो मैं नाम तो लूँगा ही। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे करीबी रहे थे भोजपुरी क्षेत्र में सिंगर प्रिंस प्रेमी मुस्कान जी, अच्छा, औरंगाबाद से ही हैं। तो उन्होंने बोला कि रोहित भैया मैं आपको कैमरा दे रहा हूँ, आप फिल्में बनाइए। और उनके ही कैमरे की वजह से फिल्म रामलला और लव यात्री हमने बनाया। और फिर वो रामलला आपकी पहली मूवी थी जो हाँ आपने पहली बनाई? मूवी थी। पहली मूवी। हमने फिल्म का शुरुआत प्रभु श्री राम के नाम से किया है। एक दोस्त का शेर जो जंक्शन पे ही पढ़े थे हिमांशु भाई, कि अगर लिखना ही है तो इस धरा को धाम लिख डालो, अगर लिखना ही है तो इस धरा को धाम लिख डालो, भजन और संग से गुंजित मधुर से शाम लिख डालो, स्याही खत्म हो जाए कलम के जिस्म से तो फिर, स्याही खत्म हो जाए कलम के जिस्म से तो फिर, डुबो कर लेखनी को रक्त में श्री राम लिख डालो। वाह, अति सुंदर। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, हमारे दोस्त हिमांशु चक्रपाणी जी का लिखा हुआ है। पर बहुत खूबसूरत। मैं एक भी नाम नहीं भूला हूँ। अगर कोई मुझे 1 रुपया भी योगदान दिए हैं यहाँ तक आने में, तो मैं उनकी योगदान को न भूला हूँ और ना ही भूलूँगा। चाहे मेरा निजी जीवन पूरे अच्छे तरीके से जाए या ना जाए, मैं पारिवारिक जीवन को जी पाऊँ या ना जी पाऊँ, मैं उन सहयोग लेने के वजह से, उनकी सहयोग की वजह से मैं ये आज मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे एक नई दिशा की ओर बढ़नी चाहिए, और मैं बढ़ रहा हूँ। बिहार में फिल्मों के माध्यम से कुछ लोगों को मैं रोज़गार देना चाहता हूँ, और ये समय बताएगा कि मैं कितने लोग को लाभान्वित कर पाया, कितने लोग के दहलीज जो कदम उठ रहे थे सूरत लुधियाना जैसे बाहर जगहों जाने पे, के लिए उनकी बैग को मैं बिहार में ही रोक दूं। यही आपकी इच्छा हाँ, है? कि प्लीज़ यार मत जाओ इस माटी को छोड़ करके, यहीं पे करो ना, क्या दिक्कत है। एक पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी हमारा तकलीफ में ही अगर गुजरेगा तो क्या दिक्कत है। क्यों ना हम लोग हमनी बोल रहे हैं,
जैसे हाँ हाँ हमनी अपने यहाँ का हाँ हाँ रीजनल टोन है। हमनी ठीक के है, हमनी। हाँ, क्यों ना हमनी ऐसा काम करें कि बिहार एक नई दिशा में जाए और हम लोग थोड़ा सा रुकें अपने ही माटी पे, और बिहार की पुरानी पहचान जो है उसको फिर से पुनर्जीवित करें। ऐसा जब बात बिहार की हो रही है तो हमनी बोले बिना, भोजपुरी बोले बिना काम कैसे चली। कैसे चली? हमनी के भोजपुरी बोल ही पड़ी। बोले पड़ी। अच्छा, एक चीज़, जैसे आपने जो शुरुआत की, हम्म, औरंगाबाद से शुरुआत की, छोटी जगह है जी। और रिसोर्सेज भी कम है, हम्म, तो आप कैसे, जैसे कोई भी फिल्म है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो, कोई भी फिल्म बनाइए, किसी भी तरह की शॉर्ट फिल्म, लॉन्ग फिल्म, तो क्रिएटिविटी अलग अलग जगहों पे बहुत सारी होती है। हम्म, तो आपने कैसे मैनेज किया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम्म, हमारे पास बजट नहीं है बहुत ज़्यादा, हम्म, इसके बावजूद भी हम वो क्रिएटिविटी, वो उसका जो एक ऑरा होना चाहिए हम्म, उस फिल्म का, उसको हम बनाए रखें छोटी जगहों पे भी काम करते करते। इसमें ये कैसे आपने मैनेज किया कि आपके पास बजट भी कम है, हम्म, आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, फिर भी हमने वो चीज़ें मेंटेन करी, इस पे काम आपने कैसे किया? इस पे काम हमने ये किया कि बजट तो कम था, ये मैं मानता हूँ, आज भी कम है, मगर जुनून कम नहीं है और हमारे पास लोग कम नहीं हैं। अगर मैं किन्हीं के गांव गया, मैं कह दिया अपने ही रिलेटिव जो जान पहचान के हैं, मैं जी सबसे पहले उन तक पकड़ बनाया कि मैं आपके यहाँ ही फिल्म बनाऊंगा, जी। तो क्या दाल चावल का व्यवस्था कर देंगे? तो बोलते क्यों नहीं, तो कम से कम 10 20 30 लोग तो रहेंगे ही। तो हाँ जी, आज भी गांव में जाइए, लोग तैयार रहते हैं। हाँ हाँ और बिल्कुल। उन्होंने बोला बिल्कुल। सबसे पहले तो जगह बनाया भाई साहब के ससुरारी को ही, ताकि वो मना ना कर पाए। और उनकी जो सालियां हैं वो अलग लगे हुए हैं और वो लाइट भी लेकर के खड़ी हैं। मैं इस तरीके से लोगों को फिल्म में शामिल किया। बहुत बढ़िया, हाँ मतलब जुगाड़ू हैं आप, हाँ, जुगाड़ू पूरा जुगाड़ से ही जुगाड़ू है। फिल्म बन रहा है। और एडिटिंग का पैसे बचा लेता हूँ कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, और अभी अच्छा, उस लेवल का कोई एडिटर समझ में नहीं आया है। ओके अगर कोई आएंगे भी तो उनको बैठा करके पूरे बारीकियों को समझाना पड़ेगा। ओके। हम्म, तो मतलब एडिटिंग आप खुद कर ले रहे हैं, बाकी बाकी जुगाड़ पे, लेकिन क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर जी रहे हैं आप। नहीं। ये अच्छी बात हाँ है आपकी। जैसे आपने बोला कि आपकी पहली फिल्म जो थी रामलला, ठीक है। वो आपके दिमाग में ख्याल आया कि जैसे 22 जनवरी को जो अयोध्या में श्री राम लला के मूर्ति की स्थापना हुई, वहाँ जी पे मंदिर की का वहाँ पे उद्घाटन हुआ, तो उसके बाद आपको लगा कि रामलला पे ही फिल्म पहले बनानी चाहिए। आपके मित्रगण जो थे उन्होंने आपको बोला कि इसी पे पहले बनाओ, शुरुआत करो। उस वक्त तो वही कहानी थी हाँ, हमारे वही पास। कहानी थी। तो हाँ रामलला के बाद जैसे मंजू आके पहुना और बहुत सारी चीज़, बहुत सारे जैसे ज़ीरो पे आपने बनाई, ज़ीरो का जो सीक्वल आपने, मतलब कहानी का रीमेक बनाया बोहनी करके। तो जी। वो चलो ज़ीरो पे क्या स्टोरी लाइन था, मतलब हम सिर्फ ज़ीरो की बात नहीं कर रहे हैं या बोहनी की बात नहीं कर रहे हैं, एक कहानी का जो पहली सोच होती है, वो पहली सोच से लेके कहानी लिखने से लेकर के फिल्म के किरदार कौन कौन से होंगे से लेके एक फिल्म बनाने तक फाइनल, आप कैसे उन चीज़ों को करते हैं और क्या प्रोसेस होता है, कितना वक्त लगता है, एग्जैक्ट नहीं, कुछ अभी एवरेज? तक अभी तक जो, जब तक रवि जी लिख करके दे रहे थे तब तक हम बनाते जा रहे थे, जो भी समय लगे कास्टिंग में। ठीक है, लेकिन इन दिनों मेरे साथ हो क्या रहा है ना कि मैं जिधर भी जा रहा हूँ कहानी ही नज़र आ रहा है। डीओपी मन्नू सिंह हैं, उनकी मां नहीं रही थी। उस दिन एक ऐसा घटना हुआ था कि दो लोग जो जंक्शन को लेकर के आगे चल रहे थे, एक नेहा सिंह नेगी उत्तराखंड की थी, जो औरंगाबाद में एक कलाकार रही हैं, उन्होंने बहुत मदद मुझे पहुंचाया है कलाकारों को लेकर के। मैं जब भी उनको कॉल करके बोल देता था कि हाँ जी आपके जान पहचान में है, क्या आप मुझे लड़कियों का कलेक्शन दे सकते हैं जो बहुत बढ़िया अभिनय हाँ, कर कुछ सकें। एक्टिंग वगैरह को हाँ, लेके, जी वो काफ़ी लोगों से जुड़ी हुई थी जो जी। आज इस दुनिया में नहीं हैं। उसी दिन डीओपी मन्नू सिंह की माँ भी नहीं रही, और उस दिन वो भी नहीं रही। ऐसा हुआ था, हमने दो चीज़ हमने खो दिया था जंक्शन के प्रति। मतलब ये लोग काफ़ी
माइक मैंने टच कर कोई नहीं। जंक्शन के प्रति ये लोग पूरी तरीके से इनकी अहम भागीदारी भी रही है। मतलब शॉकिंग था थोड़ा सा। हाँ, शॉकिंग था। और जब मैं उनकी माँ जब डेथ किए, डीओपी मन्नू सिंह जी की माँ, जो कैमरे के पीछे जो किस तरीके से एंगल शूट किया जाए वो सारा तय करते हैं। और वो भोजपुरी फिल्मों में कैमरे के पीछे अक्सर वो काम करते हैं। और वही मन्नू सिंह हैं जो बायोलॉजी क्लास में हमारे साथ थे, साथ ही रहे हैं। और उनके माँ के जब वो ब्रह्मभोज होता है, ये अपने यहाँ एक रिवाज है, होता है। तो उस दिन हम लोग सभी उपस्थित हुए थे। फिल्म मंजुआ के पहुना के अहम किरदार आने में थोड़ा सा रुक रहे थे, नियति के अनुसार। वो मेरे उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं था ये कहानी। वो उन्होंने बोला कि ये वही वीरेंद्र कुमार जो बायोलॉजी क्लास में, कि रोहित, नागेंद्र यार बाइक लेकर के आ जाओ, मैं खड़ा हूँ मोड़ पे। मैं गया और बोलो कुछ खाएगा पिएगा, तो सामने आजकल एक लाहौरी जीरा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये पी लो। तो हम बोले कि लाहौरी जीजा जी को लाहौरी जीरा दीजिए। और मैंने अपने ही दोस्त को पैर छू करके प्रणाम कर दिया, और वो बड़ा गुस्सा हो गया, यार तुम मतलब जीजा जी बोलोगे? हाँ, बोले यार क्या दिक्कत है, फिल्म बना रहे हैं हम लोग। और वहीं से मजाक मजाक में और सामने दुकान वाले बोले ये किनके पहुना है? तो अंदर से आवाज़ आई कि ये मंजुआ के पहुना है। और वहाँ से अचानक ये स्टोरी लाइन हमारे जहन में आ गया, ठीक है। और आने के बाद मैंने लिखा, लगातार चर्चा करने लगा। दोस्त सारे लोग बैठे हुए थे, क्योंकि दोस्त की ही माँ नहीं रही थी, तो सारे दोस्त तो इकट्ठा थे उस दिन। और लगातार चर्चा करने के बाद फिर रवि को हमने कॉल किया। रवि इस तरह का कहानी है, उन्हें बताया, उन्होंने पीडीएफ में लिख करके भेजा, और हमारे जितने भी विजन थे। और इसी दरमियान एक हमारे कुमार सानू मौर्य जब पहली दफ़ा मिले थे, तो उनके बड़े भाई राजीव मौर्य जी, मुझे जब भी लगता है कि भैया क्या आप इस स्टोरी को वेरीफाई कर दीजिएगा, तो हाँ यार भेजो। वो अभी ऐप डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो वो हमारे स्टोरी को उन्होंने फ़ाइनल किया। फ़ाइनल करने के बाद अपने ही दोस्त को हमने कास्ट किया कि इसी के साथ चलते हैं। एक हमारे प्रचार ऑडियो में लगातार काम करते आ रही थी पिछले 5-6 महीनों से, पम्मी गुप्ता, जो कि सासाराम बिहार से हैं, जो फिल्म के नायिका हैं। और उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मुझे भी फिल्म करनी है। हम बोले यार मंजुआ का पहुना में आप फिट बैठ रहे हैं, तो उनके साथ गया। हनी जो बोहनी में काम की थी, वही हनी जिनके वजह से हमारा चैनल TWZ फिल्म्स मोनेटाइज हुआ, वही हनी जिनको नेहा सिंह नेगी, उत्तराखंड के रहने वाली, उन्होंने उस हनी को मुझे दिया फिल्म में काम करने को लेकर के। उन्होंने ही बताया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत प्रणाम है आपके इस विविध टॉक्स के मंच से उनको, और जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से ईश्वर उनको अपने शरण में जगह दे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके वजह से ही हनी आई, और हनी आई तो चैनल मोनेटाइज हुआ, एक जुनून जगह। तो फिर द गाइड, रॉन्ग नंबर, और फिर रॉन्ग नंबर जो दिल्ली में हमने शूट किया था, और फिर आया ढिबरी उस दरमियान का कॉन्सेप्ट रहा है, जब द गाइड के दरमियान दोनों हाथ एक्सीडेंट में हमने गंवा डाला था। तो एक मेरा साइकिल था, बहुत ही प्यारा साइकिल, जो मैंने कुछ कैमरे को ख़रीदने के लिए, कुछ ऐसा इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए मैं उसको बेच डाला कि चलिए हाँ। और मुझे लगा अब नहीं चलना है, ठीक है इसे, ठीक है। और उस साइकिल का हवा निकला हुआ था। एक तो हमारा भी हवा निकला है और साइकिल का भी ऊपर से हवा निकला है। साइकिल का एक पॉइंट होता है जहाँ से हवा इंजेक्ट किया जाता है। हाँ जी। और उससे आपने देखा होगा कि लोग ढिबरी बना करके पढ़ते हैं। चाहे आप अपने दादाजी से पूछेंगे तो वो बता देंगे, हम लोग ढिबरी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ढिबरी। तो वही मैंने सोचा कि कैसे ढिबरी पे फिल्म बनाया जाए। तो मैंने बताया रवि को, मैं जब भी फिल्म का कोई भी आइडिया है
तो मैं ये कहता हूँ कि रवि, आप इस कॉल पे आए हैं तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए और आप हमको इसको पीडीएफ में दे दीजिए, और 2-3 बार में हम लोग डिस्कस करके इसको फाइनल रेडी कर फाइनल कर लेंगे। उसके बाद कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग को लेकर के मैं ओपन माइक में कहीं जा रहा हूँ या फिर कहीं भी किसी के साथ मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, तो इस शहर में पहले से तो कलाकार नहीं है, ढूंढना बहुत टफ है। तो ऐसे ही करके अप्रोच मैंने किया। अब हम लोग थे फिल्म मंजुआ के पहुना के चीज़ों पे, तो उसमें हमने कास्टिंग किया, हनी की माँ को ही माँ का रोल दे दिया। अच्छा, हाँ, वाह। मैं हनी के जरिए, नेहा के जरिए मैं हनी तक, और हनी के जरिए उनके माँ तक, इस तरीके से मैं लोगों से जुड़ा जी। और फिल्म में काम करने को लेकर के कोई अभी तक चार्ज नहीं ले रहे हैं, और ना ही मैं दे पा रहा हूँ, न ले रहा हूँ न दे रहा हूँ। एक मंच दे रहा हूँ जहाँ पे लोग मिल करके काम कर रहे हैं, जो कभी फिल्म का नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं उनको ये कोशिश कर रहा हूँ कि बारीकियों को सिखा पाऊँ, ताकि एक परिवार बना करके आगे की ओर चला जाए। और यही सब प्रोसेस है। और इन सब चीज़ों से फिर हनी का ही घर बन गया हमारा शूट का लोकेशन। वाह। और पुराना घर था, वहाँ पे चावल पहले से ही था, एक कोठी बोला जाता है हमारे यहाँ चावल, हाँ। तो उसमें भरा था। तो बोले बजट का प्रॉब्लम है दीदी, क्या किया जाए? तो चिंता मत करो, घर तो है ही, कोई भी दिक्कत होगा तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और चावल है तो बोले दाल भी मिलेगा क्या? तो वो बोले पूरी ईमानदारी से, नहीं दाल तो लेना पड़ेगा। तो हम सभी ने एक बजट बनाया, जो फिल्म के इनके राज ही हैं। लगातार उधर मैं खींच करके चल रहा था, और फिर हमारे दोस्त इनके राज इस बार उन्होंने खोल करके इस पर खर्च किया। और खर्च करने के बाद मैं 7 शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मेरे जहन में था, मेरे मन में था कि मैं औरंगाबाद के धरती से हूँ, यानी कि भगवान भास्कर की धरती देव से हूँ, और सूर्य भगवान के रथ के आगे 7 घोड़े, और हमारे चैनल पे भी 7 फिल्म, और उसे लेकर के पटना इधर उधर मैं घूमने लगा, लोगों से मिलने लगा कि आखिर अब किस दिशा में मैं जाऊं, प्लीज़ आप मुझे बताएं। किधर जाना है वो मालूम है, लेकिन अगर आपको कुछ डायरेक्ट कर दें, कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाए, और उसी दरमियान आप मिली मुझे, और आज उसी वजह से मैं आज यहाँ भी हूँ आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए किस तरीके से रोटेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब लेकिन आपका जो प्रयास है ना, वो और जुगाड़ दोनों ही काबिले तारीफ जुगाड़ है। के साथ चल रहा दोनों है। ही काबिले तारीफ है। मतलब आपका टारगेट होता है जहाँ भी हम कर रहे हैं वहाँ बस मेरे खाने और रहने का इंतज़ाम हो जाए, बाकी हम कर लेंगे, और वो आप कर लेते हैं बखूबी। ये अच्छी चीज़ है, और ऊपर वाले का करम रहा, आगे भी चीज़ें अच्छी होंगी। और आने जाने का आप सिस्टम हमने अपना लिया है कि जो भी कोचिंग का मैं प्रचार करता था, तो उनसे मैंने बोला कि ऐसा कीजिए, आपका स्कूल का नाम दे देंगे, या फिर आप एक नई चीज़ में आप सहयोग दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके जो स्कूल का जो व्हीकल होता है, मैं बोला पहले बच्चे को छोड़ दीजिए, उसके बाद मुझे छोड़ दीजिए लोकेशन तक पूरे कलाकार के साथ। तो वहाँ से व्हीकल का भी हमने पैसा बचा लिया। तो वो जिस लोकेशन तक जाती है वहाँ तक तो लोग स्कूल को जान गए। हाँ, स्कूल को वो भी प्रचार में शामिल हो गया। संपूर्ण जुगाड़ प्रचार तंत्र की वजह से ही आज ये मंत्र सफल हो रहा है। बहुत सही बात है, बहुत सही आपने बोला है। और ये जो अब इस बीच में बोलते बोलते आपने बहुत हल्के में उस बात को निकाल दिया, पर ये दोनों हाथ कैसे आपके डैमेज हो गए थे? आपने क्या किया ऐसा भाई? कहाँ से छलांग लगा दी आपने? हमारे डीओपी मन्नू सिंह के साथ हमेशा साथ में रहने वाले एक और डीओपी हैं, निखिल बाबू जी। निखिल बाबू को पटना किसी काम से आना था, तो उन्होंने कहा कि रोहित भैया जाना है। तो टीम के कई एक लोग करमचट डैम रोहतास पे ये फिल्म द गाइड हम लोग शूट कर रहे थे। और लोग तो डर गए थे कि यार इतने जंगल में शूट कर रहे हो, इतने रात को रुके हुए हो, लड़कियां भी हैं। तो मैं तो पहले ही उनका दिल जीत करके आ गया था। तो लोकेशन पे तो मुझे डर नहीं था, लोग डरे हुए थे। हम बोले डरो मत, लूटेंगे तो सब लूटेंगे, क्या दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और बहुत धन्यवाद उधर के सभी लोगों का जो थोड़ा बहुत ऐसे भी घूम रहे थे, जैसे डिस्टर्बेंस वाले मूड में। उन्होंने बस अपना जो भी खाना पीना, जो उनका जो अपना जो जिस काम के लिए उधर घूमते हैं, उन्होंने वो काम किया, ना कि हम लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं, इस बात के लिए रोहतास के
उस इलाके के लोगों को बहुत प्रणाम है मेरा। और वैसे लोग जहाँ बिना पुलिस प्रशासन के प्रोटेक्शन से हमने ये काम किया, और वो हाथ टूटने वाली बात था, तो हमने ये बोला कि अगर आपको जाना ही है तो सुबह चले जाइए, नाइट का समय था, और मैं लगातार एंकरिंग से भी जगा हुआ था और उधर शूटिंग पे भी आया था। नींद पूरी नहीं हुई थी नींद आपकी? नींद के बहुत क्या ही मैं बोलूँ, बड़ा वो मेरे लिए अजीब समय था। और मैं सोचा कि इतनी रात को जो यहाँ पे शूट करने के लेकर के डर रहे हैं, उनको मैं आगे अगर भेजूँगा तो ये करमचट डैम जो है, करमचट डैम से जो सासाराम जंक्शन जाना है, उस दरमियान एकदम खाली और सुनसान रास्ता है, लोग तो ऐसे ही डर जाएंगे। तो मैं बोला कि चलते हैं, मैं ही चलता हूँ, किसी को परेशान क्यों करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं झेल लूँ तो बेहतर है, हमारे टीम के लोग ना इन सब झेले, चीज़ों में ना ना झेलें। पड़े। हाँ, क्योंकि हर कोई अपने घर से हमारे साथ अगर हमारे विजन में निकला है तो उनकी सेफ्टी का तो ख्याल हमें ही जिम्मेदारी रखना आपकी है। है जी। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस बात का हमने ख्याल रखा और हमने उनको छोड़ करके ड्रॉप आउट करके जैसे ही लौट रहा था तो अचानक एक ज़ोरदार टक्कर हुई ऑटो के साथ, धड़ाम। तो भोजपुरी रीजन था, तो बोला कि का हाल बा बबुआ, कैसन, बहुते चोट लाग गल का। तो पता नहीं, हमको पता ही नहीं था कि दोनों हाथ गए। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं बोला कि बहुत चोट नहीं लागल। पहले ऑटो वाला भैया के देखा कि उनका चोट तो नहीं लागल, उनकर के ले चली। तो वाला बोला मुझे कि भैया कैसन आदमी बड़ा हो, कैसन आदमी बड़ा, दूसरा कोई रही आपन नहीं तो देखा हाँ जरा। हमरा के मारत। हम काहे ला मारब रे तरह के, काहे के मारब बता, कौन गलती बा, तू अपन रोजी रोटी के तलाश में निकलल रहला, हमू निकलल रहनी। ये चीज़ें हुई। और वहाँ के ग्रामीण लोग पर्सनालिटी की वजह से अगर थोड़ा अजीब सा दिखने में रहता तो हो सकता है एक रैप्टम मुझे भी पड़ जाता। लेकिन लोगों को ये हिम्मत नहीं हुआ। फिर सासाराम में ही हमारी फुआ हैं, फुआ के बच्चों को हमने कॉल किया कि हाँ रॉकी इस तरह का बात है, दोनों हाथ गए। और उधर मैंने नागेंद्र को बोला कि शूट रोक दो, शायद कंडीशन सही नहीं है हमारा, या फिर तो लोग, हम बोले कि करके भी आ सकते हो, तो बोले कि नहीं, जब तुम ही सेफ नहीं हो तो हम लोग क्या करें, जाहिर सी बात है। की बात है। और सभी दोस्त लोग मायूस होकर के लौटे। फिर ये हाथ में बैंडेज वैंडेज मुस्कुरा करके हमने बैंडेज कराया। 1 महीने तो वैसे ही निकल गए होंगे माँ आपके। बाबू जी दोनों हाथ में प्लास्टर, और उस दरमियान देखिए कि माँ बाबूजी कैसे हमको संभाले होंगे, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। न खाने का ये कोई भी नहीं। दोनों हाथ जब काम नहीं कर रहे हैं तो अपना कोई भी काम हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माता पिता पे ही डिपेंडेंट रहना हुआ। उसी दरमियान समझ में आया, दोस्तों में नागेंद्र, अर्जुन भाई, सानू भाई, छठ के प्रसाद भी हाथ से ही खिलाया। मुसीबत में दोस्तों का पता चलता है। बिल्कुल, दोस्तों का अहम योगदान रहा है। मैं दोस्तों का योगदान को न आज भूला हूँ और न आने वाले समय में भूलने वाला हूँ, कभी भी नहीं मैं भूलूँगा। मैं आपके इस मंच से कह रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सोच है आपकी। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बिल्कुल चीज़ बढ़ाइए। बताइए कि आप जो फिल्म बनाते हो तो उसमें कहानी लिखना, शूट करना, डायरेक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगता है? और आप, क्योंकि आप एडिटिंग खुद ही करते हो, और तो आपको इन सब चीज़ों के पूरे होने के बाद एडिटर का पार्ट कितना आसान और कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल काम वैसे कुछ लगता नहीं है। सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि सभी को मिला करके एक साथ और फिल्म बना करके निकाल देना, ये बड़ा मुश्किल टाइप पे लगता है, यहाँ पे लगता है। मतलब सबको एक और प्लेटफॉर्म इसमें पे लेके आना। हाँ, ये बहुत मुश्किल रहता है। कभी किन्हीं का समय नहीं है। अभी वो जबकि पूर्ण रूप से कलाकार भी नहीं बने हैं, फिर भी वो अपने निजी थोड़ा भाव बढ़ जीवन में जाता है। व्यस्त हैं, तो उनका टाइमिंग मैनेजमेंट सब चीज़। और जब एक कलाकार, जब कोई टूटता है, कलाकार को जोड़ना, कलाकार को ढूंढना, अभी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल यही है। सबसे मुश्किल काम सबसे आपके लिए मुश्किल यही है। काम ये है, कलाकारों को तक पहुंच पाना। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे आसान होते जा रही है। फिल्म में जो काम कर रहे हैं, गांव में ही आप देखिए 200-300 रुपये में लोग काम कर रहे हैं।
या फिर औरंगाबाद में ही लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग घरों में जा कर के कोई टाइल्स लगा रहा है, ये लगा रहा है, वहाँ तक तो उनकी रोजगार है, अच्छी बात है। क्यों ना कुछ ऐसा रोजगार लाएं ताकि कुछ लोग यहाँ पे रुकें और कोई लाइट दिखा करके कमा ले 200-300। हमको लगता है कि बिहार में रह करके बहुत कम बजट में फिल्म बन सकता है, और मैं बना भी पा रहा हूँ। आप देख ही रहे कि जुगाड़ से अभी तक बना रहा हूँ। हाँ। लेकिन अब लोगों के अंदर ये चाहत है फिल्म मंजुआ के पहुना के बनने के बाद कि कुछ लोग कुछ तो दया दृष्टि डायरेक्टर साहब के द्वारा किया होनी जाए। चाहिए। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन, जब आपके साथ लोग जुड़े होते हो तो एक पॉइंट के बाद एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी बन ही जाती है। बिल्कुल, उनके घर के भी वो खर्चे हैं ना, जाहिर सी बात है। हाँ। वो थोड़ा जेन्युइन है। हाँ। अच्छा, आजकल का जो समय है, सोशल मीडिया पे भी है, रील्स शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रील्स का जो ट्रेंड है, रील्स या शॉर्ट्स बनाने का, ये एक लॉन्ग स्टोरी फिल्म या शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स जैसे जो होते हैं उन पे प्रभाव डालेगा, या उनकी एक अलग अहमियत रहेगी, इसकी एक अलग अहमियत रहेगी? रील थोड़ा सा परेशान कर दे रहा है फिल्म मेकर्स को। रील एक प्रचार को लेकर के जरिया सही है, कुछ कट कर दिए, लोगों तक पहुंच गया। अब क्या करें, प्रचार का माध्यम एक रील बन गया है। लेकिन कुछ लोग रील में ही पूरी चीज़ें देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, ये अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि शायद इस तरह का होगा। हाँ, और हाँ। पूरा फिल्म जो है डेट कर जा रहा है। ये तो है। तो ये है। इसीलिए मैंने ये पूछा कि ये चैलेंज आ रहा है। हाँ, चैलेंज तो है, बिल्कुल है। ओके। अच्छा, TWJ, द वर्ड जंक्शन, ये प्लेटफॉर्म मतलब बनाने के पीछे, TWJ जो कि आपका एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म था पहले, उसको फिल्म्स की तरफ ले जाने के पीछे क्या चीज़ था जो आपको इंस्पायर किया? मतलब वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि TWJ, एक तो TWJ बनाए हम, चलो ओपन माइक करवाएं या जो भी है, और दूसरा उसको फिर हम फिल्म की ओर लेके जाएं। तो इन दोनों का क्या रीज़न रहा? द वर्ड जंक्शन लेखन, जैसे मैं बोला था कि नाना जी, मुझे लगा कि जो नाना जी का लिखा हुआ शेर है, एक ये भी शेर था कि बढ़ते जा कभी रुको नहीं, कल के लिए जीवन का हर पल बना है आपके लिए, नाना जी का। मुझे लगा क्यों ना उनकी लेखनी को एक जगह दे। और आज मैं द वर्ड जंक्शन का द पिलर ऑफ द वर्ड जंक्शन, द पिलर ऑफ द वर्ड जंक्शन, यानी कि हमारे नाना जी, मैं उनको मानता हूँ। मैं सबसे पहले ये कोशिश किया कि नाना जी वृद्धावस्था में हैं, तो क्यों ना ऐसा एक मंच बनाया जाए जहां उनको आजीवन मैं देख सकूं वीडियोज के माध्यम से। आज वो नहीं है, और उस वक्त उन पूरे परिवार को समझ में नहीं आया था, उनको लगा था क्या है। लेकिन आज जब वो गए तो पूरे गांव में उनका वीडियोज लगा करके चलाया गया, क्योंकि वो अपने गांव के आदर्श माने जाते हैं नाना जी, और खुद को भी एक मंच देना चाह रहे थे। और द वर्ड जंक्शन इसलिए भी अहम है कि द वर्ड जंक्शन यानी कि स्वाभाविक सी बात है, यानी कि लेखक का मंच है जी। बिल्कुल। वहाँ से रवि भी निकले, और मन में पहले से ही था। पहले अगर कोई टीवी शक्तिमान वगैरह चालू कर दे, स्टार्ट कर दे, और कई तरह के भी सीरीज आते थे, और बड़ा रोमांचक लगता था सामने टीवी के सामने बैठना। और एक हमारे राजू अंकल हैं, एक गोविंद अंकल हैं, कभी इनके पास बैठ करके देख लेता था, कभी इनके पास बैठता था, और इधर से कान ऐठाया और एक तड़ाक। अब मेरा तो रुचि उधर ही था, तो फिल्म में तो रुचि पहले से ही, बचपन से ही था। हाँ। और बिहार में रह करके फिल्में बनाने का, बिहार से बाहर भी जा करके हमने दिल्ली में बनाया, लेकिन मेन मानना है कि यहाँ के मिट्टी के लिए कुछ किया जाए। और जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे हैं इस दुनिया में, तो ये खलन सा लग गया कि अरे यार क्या जाना है छोड़ करके। सबसे बड़ा यही कि बनाइए तो यहीं से बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जो कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा और आप उससे बाहर कैसे आ पाए? फिल्म में? हाँ, ऑफ कोर्स फिल्म में। फिल्म मंजुआ के पहुना ही चैलेंजिंग था, क्योंकि एक साथ उतने सारे कैरेक्टर को कास्ट कर पाना और इस बात के लिए तैयार कर पाना और विश्वास कर पाना
कि कैसे ये सफल होगा। ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था। बहुत चैलेंजिंग रहा ये फिल्म, क्योंकि कभी फिल्म में काम करने के लिए एक फीमेल कैरेक्टर को ढूंढने में पसीने छूट जाते थे। हम्म। और ये फिल्म में ज़रूरत थी 6 से 7 फीमेल कैरेक्टर्स फीमेल की। कैरेक्टर्स का। इस और फिर इसमें चुनौती ये भी था कि शुरुआती जब फिल्म जब शुरू हो रहा है, बस में पहुना डायलॉग कर रहा है कि हेलो हेलो आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो कभी फिल्म में कभी काम भी नहीं किए हैं। और उनके आजू बाजू में सीट पे बैठे हुए लोग, यानी कि बस को भरना। तो मैंने माँ से ही कहा कि माँ, अपने लोगों तक पहुँचिए, गांव के लोगों तक, और उनको आमंत्रित कीजिए कि शाम में समोसा वगैरह चलेगा, आप बस में बैठना है। बस में बैठिए। गांव के लोग क्या बोले, अरुण दादा गांव के हैं, अ, उन्होंने बोला कि विक्की नाम से जानते हैं गांव में, कहते कि विक्की, तुम 2 दिन यार पहले बोल देता तो कम से कम 52 सीटर वाला बस हम लोग भर देते हैं। बड़ा जुनून आया यहाँ से मुझे मुझे ऐसे भी हमारे गांव के लोग हैं जो रोज कमाते खाने वाले लोग हैं ना, वो बड़ा गजब का बात कह देते हैं कि आपके लिए तो पूरा बस भर भर देंगे। देते हैं। अरुण दादा ने ऐसा मुझे बोला, हम्म। और लोग बस में बैठे हम्म। और हमने शूट किया। ये वाला बहुत चुनौती था। तो मतलब लेकिन ये निकल गया आपका। निकल गया। अच्छा। उसमें मेरी माँ भी जो ओड़िया बोला जाता है, जैसे घास काटा जाता हाँ है, हाँ तो वो हाँ। कैरेक्टर था रूरल क्षेत्र का। तो मैंने माँ को भी बोला कि काम कीजिए, ओड़िया लेकर के बैठ जाइए। हम्म। घर के चाची भी आगे बैठी हुई हैं गाड़ी हम्म। में, अपने बच्ची को गोद में लेकर के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने बोला बैठिए नहीं, घर में ये जो आप लोग बाल में जुए बीनती हैं, अब उसको हटाइए धीरे धीरे, वो खुद ही ख्याल रखे लोग, हाँ। है ना। आपका माथा आप खुद खुजाएं या फिर क्या करें, आप फिल्मों की ओर बढ़िए और हाँ, लोगों को इंस्पायर कीजिए कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल। अब तो लोग रील रील की आप बात कर रहे थे, पिछले कुछ सवाल था आपका, और रील का दौर है। अब स्वेटर तो गायब हो गया। अब रील ही बनता है। हाँ, रील ही बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग पबजी भी खेल रहे हैं। मैंने लिखा कि ना जाने नमक तेज रोज रोज क्यों हो जा रहा है सब्जी में, ना जाने नमक तेज रोज रोज क्यों हो जा रहा है सब्जी में, क्योंकि आजकल की बीवियां तो व्यस्त है पबजी में। बढ़िया। अच्छा, बोहनी भी आपने बनाई, वो ज़ीरो का रीमेक थी। रीमेक, हाँ। तो उसका उसकी कुछ छोटे एकदम संक्षिप्त में उसकी एक स्टोरी शेयर करेंगे कि कैसे बिल्कुल। क्यों बनाई और कैसे ख्याल आया? सबसे पहले कि जो जीरो से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया है, मैं कॉपी भी नहीं करता। किन्हीं ने दिल्ली से बोला कि यार क्या बना सकते हो ऐसे फिल्में, क्रिटिसाइज करते हुए, थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, हाँ बना करके दिखाइए। हम बोले हाँ यार, हंसते हुए बना सकते, बिल्कुल क्यों नहीं। मतलब मैंने बनाया। लेकिन जिन्होंने भी बोहनी बोहनी तो हमने बनाया उसका रीमेक, जीरो को जिन्होंने भी बनाया है, जिन्होंने भी लिखा है, जिनकी भी ये आइडियाज़ हैं, उनके डायरेक्टर को मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही, शायद 15 मिलियन यूट्यूब पे व्यूज है उनका। ये ऐसा है कि एक दुकान रहता है, वहाँ पे कैरेक्टर बैठा हुआ है, बिकता नहीं है, बाइक आ रही है जा रही है, गाड़ी आ रही है जा रही है, हम्म। तो ऐसे वेट करता है। कुछ भूख लग जाता है तो कोई, सबसे इसमें इमोशनल पॉइंट की, जो एक बर्गर खा करके बिकता है, उसको उठा के खा फेंकता रहा है, ठीक है। फेंकने के बाद उसको उठा करके वो खाती है। अब अपने मरे हुए बाबूजी के फ़ोटो की ओर ढूंढती है। और उसमें मैंने एक दिमाग लगा दिया कि दुर्गेश नाई जी ट्रेंड में थे, उन्हीं को मैंने वहाँ पे अपने फिल्म में लगा दिया था। है। खैर अच्छा। दुर्गेश नाई अच्छे हैं। बजरंग बली हवे हवे और रही, ऐसे करके उनका रील है चला है। अच्छा। शायद वो देखेंगे तो गुस्सा भी करेंगे। अब आते हैं वो जो खाती है लड़की, देखती है, फिर उसके दूसरे दिन फिर दुकान खोलती है, फिर वही बात है।
उसी रात में जब दुकान बंद करके जाती हैं तो 2 बेवड़े, जिसमें मैं भी चल रहा हूँ उसमें, तो जहाँ पे ढक्चा वो 0 किलोमीटर ऐसा करके जो लिखा हुआ, 1 किलोमीटर लिखा था, नहीं सॉरी 10 किलोमीटर समथिंग कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं है, बहुत तरह का मन में बात रहता है तो याद नहीं रह पाता। तो उसे वो उठाया और एक, हाँ 10 था, याद आया, एक को मिटा दिया और अब रह गया 0, शून्य। हाँ ठीक है, शून्य। और अगले सुबह से लोगों को लगने लगा कि ढक्चा आ गया 0 किलोमीटर और से। उसमें उस 0 में था कि नाना खेड़ा, ठीक है, और इसमें हमने ढक्चा लिखा था। जिस गांव में रामलला में हमारे भाई का ससुराल वाले लोग शामिल हुए थे, हम बोले कि अब आपके गांव को कब हाईलाइट करेंगे भाई। और वहाँ के जो बच्चे लोग मिल करके जो उसको कॉटेज तैयार किए हैं, कोई इधर से बांस लाया, कोई इधर से लाया, बैम्बू जो होते हैं काट काट करके लाया, बनाया। और उस 0 के वजह से मैम लोग वहाँ पे रुकने लगे। और उस दिन से एक गाड़ी रुकना यानी कि दूसरे लोग भी रुकना, 0 यानी कि इस बात की ओर इशारा कि बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं कुछ है। चाय पानी हो जाए। और उस दिन से उनकी जीवन बदलने लगती है। और लड़की फिर अगरबत्ती उठाती है दौड़ करके, वो मील का जो पत्थर है, मील के पत्थर को पूजा वजा करती हैं। तो ये आपकी पूरी मूवी है, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब बिहार में जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, इनको किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो किस तरह से मिलना चाहिए? ये थोड़ा सा सवाल मैं किस लोकल तरीके से, स्टोरी टेलिंग जो भी है उस चीज़ को बढ़ावा मिलनी चाहिए कि सीखने नहीं? को लेकर के बढ़ावा मिलनी चाहिए, सीखे बना बना करके। लेकिन हम सभी लोगों को एक ही लैंग्वेज कोड पे काम करनी चाहिए। या फिर ऐसा लगता है कि वो लैंग्वेज बहुत आगे तक जा सकता है, जैसे पहले मगही में भी फिल्म आया करता था। आती थी, हाँ। मैंने देखा, भैया जी काफ़ी अच्छी फिल्म है। मैथिली में भी आती है। हम्म, तो मतलब आपको लगता है कि पूरे बिहार को किसी एक लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए? एक लैंग्वेज कोड मतलब पे जैसे चले। बिहार रिप्रेजेंट करता है भोजपुरी को, तो भोजपुरी पकड़ के उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैथिली या अन्य जो मगही वगैरह नहीं है नहीं, उस मैं पे सिर्फ भोजपुरी को बढ़ाना चाहिए। काफ़ी लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, वो मैं नहीं कह रही, नाराज होने की बात नहीं है, जैसे फोकस इंसान का भोजपुर होना चाहिए उस पे। भोजपुरी अगर बढ़े हाँ, तो अपना, अपने ऊपर जो ये जो परत चढ़ाया हुआ है अश्लीलता का, वो कृपया करके जल्दी से उतार दें। सही नहीं है। अगर नहीं उतारना है तो फिर देखिए कहाँ तक जाते हैं। भिखारी ठाकुर जी भी तो शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल। आप उनकी चीज़ों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? आपको जाना चाहिए क्या उधर? आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, सही बात है। अपनी ही माँ बहनों को नंगा किए जा रहे हैं गानों में। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा मैम कि जब कम से कम हम अपने जीते जी भी इस इंडस्ट्री को सही तरीके से देख पाएँ। बनाइए ना, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी आपको लगता है तो बनाइए, लेकिन ये भी कोशिश कीजिए कि प्लीज़ एक साथ एक स्वरूप लैंग्वेज बदल कोड सके। पे करिए काम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ। जैसे भोजपुरी जो बोलते हैं, काफ़ी लोगों को मैथिली में शायद समझ में ना आता हो, मैथिली शायद हम लोगों को ना समझ में आता हो, लेकिन उसकी जो महक है, बोलने का तरीका, उस बात से हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अंदाज जी, लग जाता है। अंदाज लग जाता है ये है। हाँ, हाँ। फिर उधर झारखंड में आप देख लीजिए, उधर नागपुरी फिल्म बन रही है। अरे एक मिशन लेकर के बढ़िए ना, बात सही है आपकी। एक मिशन लेकर के बढ़िए। और एक मिशन लेके बढ़ने से शायद कुछ चेंजेस ज़्यादा भी होंगे। हाँ, लेकिन भोजपुरी की बात आपने कहा, भोजपुरी अपने आप में सुधार लाए। कई एक तरह का चीज़ें हैं जो भोजपुरी के चीज़ों को खाते जा रहा है, जैसे खुद को शो अप करना, जातिगत गीत गाना। क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं? जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में मैथिली ठाकुर को देखिए, कल्चरल रहने के वजह से क्या बेनिफिट मिला उन्हें? सांसद बन गई सबसे कम उम्र में। हमारे बिहार के सबसे कम उम्र की सांसद हैं। हाँ,
सभ्य तरीके से रहिएगा तभी तो लेकर के जाइएगा आगे, और सभ्य नहीं रहिएगा तो कैसे लेकर के जाइएगा। बिल्कुल। अश्लीलता वाली बात तो है, मैं कभी भी अश्लीलता वाली फिल्में नहीं बनाना चाहता हूँ। कोई हमको लाख पैसा दे दे, कुछ फंडिंग दे दे, मैं ठुकरा दूंगा, भैया आप ही बनाओ, आप ही अपने समाज को अपने हाथों से नंगा करो। ये जिम्मेवारी मैं लेकर के जन्म नहीं लिया हूँ कि मैं अपने ही माँ बहनों के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन पे गीत गाने लगूं पागलों की तरह। बात तो सही है आपकी। और मैं तो ये कोशिश करूँगा कि जो बिहार के पूर्व में इतिहास रहा है उस पर भी फिल्म बनाऊं, और साइंस फिक्शन भी फिल्में बनाऊं। जैसे एक हमारे जो हिमांशु चक्रपाणी जी का मैंने नाम लिया था, उनके मन में आइडिया है पैराडॉक्स स्टोरी, एक साइकिल से 2 साइकिल कैसे बन सकता है। एक साइकिल से 2 साइकिल? 2 साइकिल, इससे ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं हाँ बोलूँगा। नहीं ठीक है। एक साइकिल से 2 साइकिल, एक ही साइकिल वो रहता है और कुछ लंबे समय तक चलते चलते 2 साइकिल बन जाता है। तो उस पर भी आऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारे व्यवस्थाएं चाहिए। और जो एक फिल्म ये भी आएगा, जैसे जो नेहा सिंह नेगी जो उत्तराखंड की थी, जो जंक्शन के लिए कलाकारों के मामले में हमें हमेशा उन्होंने सहयोग किया, और मिस मोहिनी करके मैं इनके जीवन पे एक फिल्म लेकर के आऊँगा। वो श्रद्धांजलि रहेगा मेरे तरफ से जंक्शन के कई एक कलाकारों को देने वाले लेखकों को। कई एक लेखक को मंच तक लाने में हिमांशु बाबू का योगदान रहा, हमारा तो योगदान रहा, लेकिन अपनी योगदान ना गिने वही बेहतर है। अपने आप को वैसे भी अकेला इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है अगर और लोग ना हो। तो हिमांशु बाबू ने उस तरीके से लेखकों को मंच पे लाया, सानू भाई ने लाया मंच पे, केसर जैसे लड़के लोग मिले, जैसे आपने भी केसर के शेर आपने सुना था, प्रशांत जैसे लोग आए। और फिल्म में जब कलाकारों की ज़रूरत थी, वो कई एक लड़कियों से जुड़ी हुई थी, तो वो उन्होंने हमको ये मदद उन्होंने किया कि हाँ जी आप ये कलाकार को चूज कर लो, ये आपके लिए बेहतर है। तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके जीवन पे, निजी जीवन पे मिस मोहिनी करके मैं फिल्म लाऊंगा, बहुत बढ़िया जो ख्याल कि है आपका। अब तक का सबसे बड़ा बजट का फिल्म होगा। और द वर्ड जंक्शन उनको श्रद्धांजलि देगी। अच्छा, जो ये नवोदित फिल्म मेकर्स हैं, मतलब जो लोग इस फिल्म में आना मतलब सॉरी इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, या फिल्म मेकिंग या एक्टिंग को लेके बिहार से पलायन कर रहे हैं, या उनके पास बजट नहीं है, ज़ीरो बजट पे हैं, पैसे नहीं है उनके पास फिल्म मेकिंग के लिए या एक्टिंग वगैरह के लिए, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते होंगे, जो फिल्म मेकिंग के फील्ड में आना चाहते होंगे, पर उनको बिहार में कहीं स्कोप नहीं दिख रहा होगा, और अगर दिख भी रहा है तो पैसे नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके जहन में कहानी है, अगर वो डायरेक्शन करना चाहते हैं तो मैं दे रहा हूँ उनको कैमरा, पीछे ऐसे हाथ करके खड़ा हो जा रहा हूँ, जहाँ गाइड की ज़रूरत होगी मैं गाइड भी करूँगा, आए हमारे साथ फिल्म बनाए, मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरे से जो पॉसिबल होगा नए फिल्म मेकर्स के लिए, जो हमसे भी वीर होंगे इस धरती पे, आए करें, क्या दिक्कत है। कोई और ऐसा निकल जाए जो हमसे भी बहुत माइंडेड व्यक्ति हो। इस मामले में मैं लोगों को पीछे छुपा कर क्यों रखूँगा, अगर उनमें हुनर है तो। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लोग अमूमन लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर जिन लोगों को भी एक्टिंग में आना है, या जो लोग भी फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, या इन सब कारणों की वजह से बिहार से बाहर जाना चाहते हैं, वो लोग एक बार TWJ फिल्म्स में ज़रूर जाएं, और आर राजदूत जी, रोहित कुमार जी से ज़रूर मिले। और एक चीज़ इन सब चीज़ों के बीच में, कि आपका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि आपके इस प्रयास को सफलता मिले। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा राउंड है वो रैपिड फायर राउंड होगा। कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, सवाल हमारा ख़त्म होते जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी बस वो जवाब दे दीजिएगा, एक शब्द में जवाब। ठीक है, जो भी पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी। ठीक है। एक फिल्म जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया। बोहनी।
कैमरा या फ़ोन शूट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? कैमरा। एक ऐसा फ़िल्म मेकर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे और कॉफ़ी पीना चाहेंगे? रोहित जी। रोहित, अच्छा आप रोहित या रोहित शेट्टी? रोहित शेट्टी। अच्छा रोहित शेट्टी जी काश ये देख लें आप तक पहुंच जाए। रोहित वांट टू मीट रोहित वांट्स टू मीट रोहित शेट्टी। हम्म, ओके, एक फिल्म हाँ। जो आपको लगता है कि जितनी लोकप्रियता उस फिल्म को मिली उससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी? मंजुआ का पौना। आपको आपके फिल्म के सेट पे हम्म, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज क्या होती है? बुरी एक्टिंग या बुरी रोशनी, बुरी लाइट? चारों तरफ से जो पब्लिक हल्ला करते वो अच्छा, वो इन नहीं दो होना चाहिए। इसमें सुधार लाए पब्लिक, आराम से हम लोग फिल्म बना पाएंगे। जब एडिटिंग करने आप बैठते हो तो आपका सबसे पसंदीदा स्नैक्स कौन सा होता है कि जब एडिटिंग कर रहे हो और वो चाहिए? दाल मोठ जैसे आप लोग मिक्सचर कहती हैं। हाँ, दाल बूट हम समझ रहे हैं। ओके, आपका बिहार में आपका सबसे फेवरेट शूटिंग लोकेशन कौन सा है? फेवरेट शूटिंग लोकेशन रोहतास। रोहतास रोहतास को लोग जाने, बहुत अच्छा खूबसूरत जगह, जगह है। लोग भी बहुत अच्छे हैं। जब मैं आधी रात को बना करके बच के निकल गया बिना प्रोटेक्शन के, तो उससे खूबसूरत क्या हो सकता है। सही बात है। कोई ऐसा फिल्म का जोनर जो अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है? फिल्म साइंस साइंस साइंस। फिक्शन मूवीज, क्योंकि पुरानी चीज़ों में कब तक लपेटा जाए। एक ऐसा शब्द बताइए जो कि आपको डिस्क्राइब कर रहा हो एज अ फिल्म मेकर। फिल्मों को लेकर के जिद्दी। फिल्मों को लेके जिद्दी। हम्म, चलिए, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आपसे बात करके और आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जान के, और आपका रियल स्ट्रगल और जुगाड़ हम्म, बहुत खूबसूरत है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहिए। आपकी फिल्म्स अभी 7 बनी हैं, 8, 9, 17, 77, जी। 177, 1077 पे चली जाए तो और बिहार में जो आपका एक विज़न है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर नहीं जाने चाहिए, बिहार में ही टैलेंट उसका रुकना चाहिए, ये भगवान करे सफल हो, ऊपर वाले की ऐसी कृपा हो कि ये सफल हो। तो और जो भी लोग अभी इन चीज़ों को देख रहे होंगे, हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, उनमें से जो लोग चाहें कि फ़िल्म बनानी है या एक्टिंग में आना है, वो लोग भी आपको कनेक्ट करें। ये भी बात आपने खुले मंच पे कह दी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए फ़िल्म मेकिंग के क्षेत्र में हम विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी आप आए। बहुत प्रणाम श्रद्धा जी। धन्यवाद।